नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है, ध्यान में रखिएगा, हर टॉपिक को सीरियल बाई से मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट दूसरा किससे है? तो प्रेरणा से। प्रेरणा का मैंने पिछली वीडियो प्रैक्टिस सेट कराया था, यानी 13 प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आज हमारा 14वें प्रश्न से स्टार्ट किया जा रहा है प्रेरणा का प्रैक्टिस सेट 2 या पार्ट 2 भी कह सकते हैं। थ्योरी का पोर्शन भी प्रेरणा में पढ़ा चुका हूँ। ये जीवन कौशल के अंतर्गत आने वाला जो लेसन नंबर दूसरा है, प्रेरणा उसको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने लेसन 1 जो व्यावसायिक आचरण और नीति था उसको पढ़ाया, उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया। उसके बाद मैंने दूसरा लेसन स्टार्ट किया प्रेरणा, और प्रेरणा की थ्योरी पढ़ाया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें मैंने 13 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रेरणा का जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको आज करा रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो जीवन कौशल के रिलेटेड जो 10 नंबर का पार्ट आता है जीवन कौशल का, उस चीज़ की मैं तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने शिक्षण कौशल का भी जो 10 नंबर का पार्ट आता था उसको भी करा चुका हूँ। उसकी सभी वीडियो जितने भी टॉपिक थे उनको पढ़ाया, उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराया हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेइंग लिस्ट बनाया हुआ हूँ, वहाँ से जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेरणा से रिलेटेड प्रैक्टिस से दूसरा प्रश्न नंबर 14। 13 प्रश्न पिछले वीडियो में करा चुका हूं। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? आंतरिक दशा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तो कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है उद्दीपक का स्थिति। उद्दीपक का स्थिति जो है आंतरिक दशा नहीं है जो आपको आकर्षित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, थ्योरी भी इसका देख लेते हैं। देखिए, उद्दीपक की स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, यह बाह्य दशा के अंतर्गत आती है। मनोविज्ञान में इंद्रियों द्वारा पकड़ने जाने योग्य किसी भी परिवर्तन को उद्दीपक कहा जाता है। तो उद्दीपक के बारे में भी बता दिया गया, ए वाला विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अभिप्रेरणा के लिए अक्षर डैश डैश शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, काफ़ी उत्तर भी अच्छा है इसका। आवश्यकता को प्रयोग किया जा सकता है अक्सर अभिप्रेरणा के लिए। तो बी वाला विकल्प, देखिए कभी कभी तो कहा जाता है कि अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी तो वो उस कार्य को करेगा नहीं, और जब उस कार्य को करेगा नहीं तो उसके प्रति उसको प्रेरणा की ज़रूरत क्या है? तो इसीलिए अभिप्रेरणा को कभी कभी आवश्यकता भी कहा जाता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 15 का। आगे चलते हैं, थ्योरी का पोर्शन भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अभिप्रेरणा के लिए अक्षर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के प्रमुख 4 स्रोत होते हैं: आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है, जैसे भोजन, पानी, हवा इत्यादि। इन आवश्यकताओं की तृप्ति पर ही व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता जरूरी होती है, इसीलिए अभिप्रेरणा के स्थान पर आवश्यकता का भी प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है? स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किसको प्रतिबिंबित करता है? कि वे प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना को समझ सकें। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 16 का सही हो जाएगा। ठीक, और बाकी तीनों उससे रिलेटेड नहीं है। 16 का ये वाला, यहाँ भी वही बात कहा गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर भी देख लिए, बड़ी गलती हो गई मेरे से। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 17 का। तो 17 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे यही चीज़ वहाँ पर बताया गया है, कोई और चीज़ नहीं है नया।
प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। डैश डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसको माना जाता है, आपको इसमें से बताना है। तो किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो समझ जाइए कि बच्चे उस कार्य के प्रति अभिप्रेरित हैं, पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। तो सी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। यही चीज थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक से प्रश्न पूछना, अपनी जिज्ञासा को शांत करना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। छात्र द्वारा प्रश्न पूछना यह संकेत है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं अन्य कार्यों के लिए रुचि पैदा करती है तथा उनमें जोश भरने की कला है अभिप्रेरणा। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 18 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है, काफी लंबा प्रश्न है यार। चलिए इसको कितना छोटा करना पड़ेगा, अभी नहीं हुआ ना, चलिए अब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप पाठक है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। भिन्न प्रकरण यानी कि भिन्न भिन्न टॉपिकों पर वो पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन और अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। देखिए, वो जो राजेश अति लोलक पाठक है, वो अपनी आवश्यक मतलब आंतरिक रूप से उसको बाहर से कोई कुछ नहीं कहता है, वो आंतरिक रूप से पढ़ रहा है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, ये वाला विकल्प ऐसे ही मिल जाएगा। तो प्रश्न को आप समाधान और स्वच्छता से पढ़िएगा, स्थिर फुर्सत से उत्तर उसी में लगा रहता है। जब उसको किसी चीज की अपनी इच्छा अनुसार पढ़ता है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरक है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 19 का। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसको जूम कर लेते हैं। अब चलते हैं, ये वाला विकल्प यहाँ देखिए दिया गया है, वही चीज बताएगा। थ्योरी भी देख लेते हैं। राजेश द्वारा किया जाने वाला प्रश्नोत्तर समस्या क्रियाकलाप आंतरिक अभिप्रेरण के फलस्वरूप है। वह एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। इस तरह से अभिप्रेरक बालक किसी भी कार्य को स्वेच्छा से करता है, उसे सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा अपनी स्वेच्छा से करता है, उसको कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, तो वो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 20वां का। चलिए थ्योरी भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे तक कह रहा है कि आवश्यकता अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देता है और आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देता है। अंतर्नोद तनाव की स्थिति है जो प्राणी को क्रिया करने तथा प्राणी प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसित करता है। ये जो आवश्यकता होता है वो अग्रसित करता है। ठीक, व्यक्ति में मुख्यतः दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं, एक जैविक आवश्यकताएं और एक होती है सामाजिक आवश्यकताएं। जैविक आवश्यकताएं, अब देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि ये दो आवश्यकताओं के प्रकार किसने दिया था, तो थॉमसन ने दिया था। याद रखिएगा किसने दिया था, तो थॉमसन का नाम आता है थॉमसन। ठीक, जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता के अंतर्गत भूख प्यास ये सब आ जाती है, निद्रा। लेकिन सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत सम्मान पद प्रतिष्ठा पुरस्कार दंड ये सब सामाजिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सी वाला विकल्प इसका सही था, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि डैश डैश प्रेरणात्मक अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की
तुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो क्या संबोधित करती है? तो वह संबोधित करती है भावनात्मक रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है एक ही चीज़ कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है, जिसके कारण प्राणी में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए सतत प्रयास करता रहता है या लगा रहता है। अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए अग्रसती करता है। तो बी वाला विकल्प भावनात्मक रूप से हो जाएगा। ठीक, प्रेरणा की अनुभूति के लिए। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चा है उसके लिए विशेषता इसमें से सही नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो वे हमेशा सफल होते हैं, ये तो सीधा निगेटिव को संबोधित करता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 22 का। ठीक, अभिप्रेरण ये महत्व तो नहीं है ये बात पूछ रहा है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश डैश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षकों को क्या आवश्यकता होती है? जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनको जो प्रोत्साहन के लिए तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वो होती है बच्चों को प्रेरित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा विकल्प के आधार पर। तो 23 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई होगी। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे सीखने के लिए तत्पर हों और उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो प्रेरित होना काफ़ी ज़रूरी है अगर उनको अध्ययन प्रक्रिया में प्रोत्साहन देना है तो शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 23 का। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।